अच्छा बेटा, सूडो कोड का टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। और सूडो कोड इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पहले से किए हुए हैं। इसके हमने प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट्स भी किए हुए हैं। तो चैप्टर 7 और 8 के काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट है। ठीक है, अभी इसको मैं गो थ्रू करूँगा। जो टॉपिक आपको लगा कि मतलब नए सिरे से करना है वो कर लेंगे। ठीक है। सूडो कोड इज बेसिकली इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन क्लियर एंड कंसाइज वे, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट लुक्स लाइक अ प्रोग्राम कोड। ये प्रोग्राम कोड जैसे अब हम लोगों ने किया था ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें कोई सिंटेक्स रूल्स नहीं है। सिंटेक्स रूल मीन जैसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, जैसे उसमें आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो एरर आ जाता था, कोई कॉमा नहीं लगाया तो एरर आ जाता था, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का एरर आते थे। वो इस तरह के रूल्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो लेकिन ये है कि लगता ऐसे ही है, प्रोग्राम कोड की तरह है। ये बेसिकली होता इसलिए ताकि प्रोग्रामर को थोड़ी सी आसानी हो। फ्लो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो मैनेजमेंट क्लाइंट के लिए होता है। क्लाइंट को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए, प्रोग्रामर को समझाने के लिए हम ये यूज करते हैं। यार बातें नहीं करो और आगे पीछे क्यों देख रहे हो? कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये इसका क्वेश्चन आ जाता है, देखेंगे पास पेपर क्वेश्चन का भी, अगर आज टाइम बचा तो। नहीं तो वैसे मैंने वो मंडे का रखा हुआ टाइम उसका, सॉरी थर्सडे, कल की क्लास का। इसके पास पेपर क्वेश्चंस काफी सारे हैं, वो हमने करने हैं। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, इसका क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आ जाता है इसका, या डिफाइन करने को आ जाता है, डिस्क्राइब करने को आ जाता है। तो आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है कांस्टेंट की, और एक एक एग्जांपल देनी है। ठीक है। Constant is a value that cannot be altered during the program execution. ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो भी आपकी वैल्यू जो चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है, जैसे इसमें 5 और 9 कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ चीज़ों को एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम कॉन्स्ट लिख के, और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, तो आप एक किसी भी वैल्यू दे देते हो आप उसको। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है। तो ये आप एज अ कांस्टेंट कंसिडर होगी। आप जहाँ पे पी आई वेरिएबल यूज करेंगे, अब ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे भी आप पी आई यूज करेंगे उसकी वैल्यू 3.14 यूज होगी। तो कुछ वैल्यूज जिसकी वैल्यू आप नहीं चाहते कि चेंज हो, तो उसको हम एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन में एक या दो कांस्टेंट जरूर होंगे, वो लाजमी रखते हैं उसमें, तो उसको आपको शुरू में इस तरीके से डिक्लेयर करना होगा। जब आप सूडो कोड लिखेंगे तो वो इसके साथ थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद वेरिएबल है। वेरिएबल इज एनीथिंग व्हॉट्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जैसे हमने सम किया था, टोटल किया था, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर आप 10 नंबर ऐड करोगे तो एक एक नंबर ऐड करोगे तो उस सम की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो इस तरह के वो वैल्यूज होते हैं, काउंटिंग में हम यूज करते हैं। काउंटिंग की वैल्यू 1 2 3 वो चेंज होती रहती है, तो इस तरह के आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंट विड्थ इज इक्वल टू 10, ये आपने विड्थ की वैल्यू 10 रखी है। विड्थ की वैल्यू, ये नाउ दिस इज अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू आगे जाके आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विड्थ इज इक्वल टू 20, अगर आप आगे लिखोगे तो उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। सो ये कांस्टेंट वेरिएबल है। ये इसका, इनकी डेफिनेशन मोर देन एनफ है, यही इनका डिफरेंस है डेफिनेशंस में ही, और एक एक एग्जांपल आप लोगों ने इसकी देनी होगी। ठीक है, ये वाली एग्जांपल जो है 9 और 5 वाली, ये वाली बेशक छोड़ देना, आप इस ये वाली एग्जांपल्स यूज कर दीजिएगा। उसके बाद रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जब आप देते हो, प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने डिफरेंट वेरिएबल्स यूज किए थे, और उसमें फॉर एग्जांपल हमने जब एरिया ऑफ सर्कल निकाला था तो उसमें रेडियस हमने वेरिएबल, या आर हमने वेरिएबल यूज किया था। तो उसके लिए उसके नाम आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो 4 बेसिक रूल्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये 4 मैंने सिर्फ वो यूज किए हैं जो अगर आपका क्वेश्चन भी आ जाए 3 to 4 मार्क्स का, तो वो आप उसमें यूज कर सको। इसमें रूल्स लिखने को नहीं देते वो आपको वेरिएबल्स देते हैं, और आपको ये बताते हैं कि वैलिड है या नहीं है, और अगर इनवैलिड है तो उसकी रीजन बतानी होती है।
तो मतलब डायरेक्ट वो रूल्स नहीं पूछेंगे आपसे। तो इसलिए ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। आप वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करना आपको आना चाहिए। द फर्स्ट वन इज अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। लेटर से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। आप इसको किसी डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ सम 4 इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है ना, दिस इज वैलिड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 टोटल, तो ये गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इनवैलिड होगा। रीजन, मैंने इसको डिजिट से स्टार्ट कर दिया, तो डिजिट से स्टार्ट करना इनवैलिड है। आप आगे डिजिट यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। देन स्पेशल करेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड। स्पेशल करेक्टर सिर्फ एक आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डैश मार्क्स इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इनवैलिड हो जाएगा। रीजन, मैंने इसमें हाइफन यूज किया है, डैश जिसको हम कहते हैं, तो ये इसकी वजह से ये इनवैलिड हो जाएगा। तो स्पेशल कैरेक्टर्स आप नहीं यूज कर सकते, ब्रैकेट्स नहीं, इन्वर्टेड कॉमास, नंबर साइन, ये इस तरह के नहीं यूज कर सकते। उसके बाद कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है। वो रिजर्व वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एल्स इज इक्वल टू 0, तो ये गलत हो जाएगा। देन ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल MA स्पेस SS, दिस इज इनकरेक्ट। और इसके अलावा अगर मैं ये इस तरीके की, ये कॉमन एग्जांपल मिस्टेक है बेटा, ये अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम जब दो वर्ड्स लिखेंगे तो हम उसके दरमियान स्पेस देते हैं, ये हमारी हैबिट होती है ड्यूरिंग नॉर्मल राइटिंग और टाइपिंग। तो इसलिए फिर ये हम पेपर में भी ये गलती कर देते हैं। ये स्पेस नहीं देनी है आपने टोटल और मार्क्स में। आप इसको ज्वाइन करके लिख सकते हो, आप इनके दरमियान अंडरस्कोर दे सकते हो, लेकिन आप इसको स्पेस नहीं दे सकते। टोटल मार्क्स इक्वल टू 0 ना, दिस विल बी इनवैलिड। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? जी जी। अच्छा बेटा, ये इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, ये एक दो डिफरेंस है, ये बस याद कर लेना। बहुत एक ही सेंटेंस है, उसको दो बार घुमा के लिखा हुआ है। मार्किंग स्कीम वाले दो डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, बातें मान बेटा, बेटा बातें नहीं प्लीज। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथ, अच्छा बेटा, ये ऑपरेटर वाला मैं टॉपिक, ये मैं जरा सिर्फ एक इसको बताऊंगा, इसकी थ्योरी श्यूरी कोई नहीं आती, और ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आते भी होंगे। मैथ्स में जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, मैथ्स में जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं बेसिकली वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। इसमें प्लस के लिए प्लस ये होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज होता है, और उसके बाद डिवीजन के लिए स्लैश यूज होगी। रेज टू द पावर के लिए एक्सपोनेंट यूज होता है, लेकिन कुछ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सपोर्ट नहीं करती है रेज टू द पावर वाली। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में नहीं होता, और पाइथन में हम देखेंगे रेज टू द पावर होता है या नहीं। वैसे हमें रेज टू द पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने स्क्वायर लेना है तो हम उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर क्यूब लेना है तो तीन बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। हमाद, हमाद अभी भी वैसा ही है, सुधर जाए यार, मेहरबानी कर। अच्छा, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के लिए आप ब्रैकेट्स वगैरह इसमें यूज कर सकते हो।
देन वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर जिसका आंसर ट्रू फॉल्स या यस नो में होगा, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बस ये इन चीज का ख्याल रखना है यार। ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनका ख्याल रखिएगा, ये क्योंकि आपके यूजुअली मैथमेटिक्स से डिफरेंट है। ग्रेटर देन इक्वल टू का जो मैथ्स में हम साइन यूज करते हैं, ग्रेटर के नीचे ही आप डैश डाल के, वो नहीं कर सकते। आप ग्रेटर का साइन डालोगे और साथ इक्वल का साइन डालोगे अलग अलग से। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू, नॉट देन इक्वल टू के लिए लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के साइन डालने हैं, या फिर ये वाला भी सिंबल इसमें यूज होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क और इक्वल। जी। सर मैच वाले सिंबल नहीं यूज कर सकते? क्या नहीं यूज कर सर मैंने कहा है कि मैच वाले सिंबल्स नहीं यूज कर सर। बेटा जो मैथ्स में यूज होते हैं वो वाले नहीं यूज कर सकते। वो कीबोर्ड पे होते ही नहीं है ना, आप टाइप कैसे करोगे प्रोग्रामिंग करते हुए। इसके अलावा एंड और नॉट। एंड और नॉट बेटा वही वाले हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हैं, लेकिन ये दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ग्रेड इज लेस देन 12 एंड एम ई एम इज ग्रेटर देन 4, आप दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होते हो। एंड यूज करोगे तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो ट्रू कंसिडर होगी। और यूज करते हो तो एक भी, अगर जैसे और में होता है ना, एक भी वन है तो आंसर वन हो जाएगा, तो इसमें से अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी। एंड का में जैसे अगर जब तक दोनों वन नहीं होते आंसर वन नहीं होता, एक भी जीरो है तो जीरो है। तो इस तरीके से एंड अगर यूज करते हो तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू कंसीडर होगी, अदरवाइज वो ट्रू कंसीडर नहीं होगी। और नॉट कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होती। बस थियोरेटिकली इसमें देख लो इसको। तो ये बेटा ऑपरेटर्स हैं जो कि आगे हमने यूज करने हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी वगैरह नहीं, बस ये याद करना कि ये जो डिफरेंट है ना हमारे डेली लाइफ से, इनका ख्याल रखना। क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्रॉस डाल देते हैं मार्क्स कट जाते हैं, डिवीजन के लिए हम वो डिवाइड करके नीचे वाला लिख देते हैं, तो वो फ्रैक्शंस में लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा उसमें। ठीक है, वो अगर ये मिस्टेक अगर आप करोगे तो वो इंप्रेशन ये जाता है कि इसने जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग की ही नहीं है, ये इस तरह की मिस्टेक कर रहा है। तो इसलिए बस इनका ख्याल रखिएगा, बाकी यूज करेंगे तो आइडिया हो जाए। देन असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए आप बैक एरो यूज करते हो, इक्वल साइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने ओ लेवल ए लेवल दोनों की बुक्स में बैक एरो डालना शुरू कर दिया है, तो पेपर में भी ये बैक एरो आएगा आपके पास। ठीक है, और इसमें इसलिए इसी की आदत डाल लें। वैसे इक्वल भी यूज हुआ हुआ है, पास पेपर्स में भी यूज हुआ हुआ है उन्होंने अपने पेपर्स में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, और किसी भी वेरिएबल को जब हमने वैल्यू असाइन करनी होती है तो फिर हम इसको यूज करते हैं। इसमें आप सिंपल वैल्यू असाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कॉस्ट इज इक्वल टू 10, तो कॉस्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी। आप किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे कंबाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 2, तो कॉस्ट की जो वैल्यू 10 थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 20 वैल्यू स्टोर प्राइस में स्टोर करेगा। ठीक है, उसके सर बाद इसके अलावा और क्या इस्तेमाल कर सकते जी, हैं? मैंने कहा एरो के अलावा और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इक्वल, ठीक है सर, एरो एरो तो यूज। ये यूज कर सकते हैं ठीक है बेटा। सर। ठीक है, जी सर। ये स्टेरिक से मल्टीप्लाई होता है? जी इस डायरेक्ट से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशन स्टेटमेंट हमारे पास ये हम लोग कर चुके हैं, इफ देन और इफ देन एल्स, केस ऑफ अदरवाइज ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है। इसका रिव्यू कर लेते हैं सिर्फ, इसके हमने प्रोग्राम्स भी किए थे। इफ देन एल्स ये अगर उसमें आपको याद हो तो हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट होती है। इफ देन एल्स के जो वेरिएंट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक इफ स्टेटमेंट है,
जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर ट्रू है तो वो काम करेगा वरना नहीं करेगा। उसके बाद इफ देन स्टेटमेंट है, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। और उसके बाद इफ देन एल्स है, जिसमें हमारे पास बेसिकली, सॉरी इफ देन नहीं, इफ और इफ एल्स, इसको इफ देन कहते हैं। इफ देन स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है, अगर ट्रू है तो काम करेगा, फॉल्स है तो कुछ भी नहीं करेगा। इफ देन एल्स में ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर हम एक काम करेंगे, वरना हम एल्स वाले को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल जरा देख लो इसकी, ये मैं इसको जरा मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, साथ साथ एग्जाम्पल देख लो, अभी हम सिर्फ इसकी मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमने इसके सूडो कोड भी करना है। इफ फाउंड, यहाँ पे कोई कंडीशन लिख देते हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल इफ, दूसरी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। बेटा इस तरीके से हम इसको सूडो कोड में यूज करेंगे, इसी तरीके से हम उसको प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ठीक है, इफ के बाद आप कंडीशन लिखते हो, ये कंडीशन ब्रैकेट में होती है पाइथन में, और इसके अलावा आप, लेकिन सूडो कोड में ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रैकेट में लगा लो अच्छी बात है। इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, इस कंडीशन की बेस पे अब हमने या तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फिर एल्स वाली होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो से लेस है तो नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। अच्छा बेटा, जीरो के केस में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? बेटा अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जीरो अगर एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? वो ये देन वाली या एल्स वाली? नंबर दैट वाली सर दैट वाली देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव सर एल्स वाली होगी सर एल्स वाली होगी एल्स वाली होगी, एल्स वाली होगी बेटा। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हमने इस कंडीशन की बेस पे करना है, हम लोगों ने अपना यहाँ पे नहीं करना। तो वो नंबर इज नेगेटिव प्रिंट करेगा, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, जीरो इज नॉट नेगेटिव, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वो नंबर इज नेगेटिव वाला ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स में इस तरीके से यूज कर सकते हो, इफ एज इज ग्रेटर लेस देन 18 देन प्रिंट चाइल्ड, एल्स प्रिंट एडल्ट। ठीक है, तो इस तरह की बेटा बहुत सी कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों की हमें प्रोग्रामिंग में सूडो कोड में हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, केस ऑफ अदरवाइज प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको इफ इसकी जगह हम इफ देन एल्स इफ यूज कर लेंगे। वो इफ एल्स इफ भी होता है मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए, वो आगे देख लेंगे। हम वो यूज करेंगे, वो ज्यादा, उसमें ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होती हैं। लेकिन केस ऑफ अदरवाइज और इसका कंपैरिजन आ जाता है, और नाम तो कम से कम याद रखने। कल इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे हम लोग, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें हमारे पास होते हैं, इनका डिफरेंस आता है, और इसके नाम भी पूछ लेते हैं। केस ऑफ जी सर अदरवाइज की बस थ्योरी देख लो। इसमें फॉर एग्जांपल ये एल्गोरिथम, ये सूडो कोड लिखा हुआ है, इनपुट एंटर योर चॉइस, और ये यूजर से हमने वैल्यू लेंगे, हम उसकी चॉइस लेंगे। और उसके बाद केस चॉइस ऑफ, अच्छा इसमें बेटा ये होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हों फिर हम ये केस ऑफ अदरवाइज यूज करते हैं। इफ देन एल्स में हमें बार बार कंडीशन लगानी पड़ती है, इसमें वो नहीं लगानी पड़ती। केस चॉइस ऑफ, अब चॉइस की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूजर ने वन एंटर किया तो वो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर यूजर यहाँ पे टू इंटर करता है तो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड सो ऑन। तो आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो।
ठीक है, और इसमें केस ऑफ अदरवाइज को इसलिए कहते हैं कि अगर यूजर इन 1 2 3 4 के अलावा कोई भी, ये क्या क्या हो रहा है? सर इसको निकालिए से बोला ये सारे सर नहीं। ठीक है, ये ना ये सारे ना यूट्यूब चैनल पे अपनी हरकतें देखना सारी, मैं पब्लिक करूंगा उसको सारे, मैं एक्स में उसको थोड़ा सा वो करूंगा मैं आप। चेहरे पे टोटली करूंगा मैं। सर ये सब सिम्बा सिम्बा अच्छा चलो चुप कर जाओ। अब इसमें ये बेटा चॉइसेस होती हैं 1 2 3 4, और अगर यूजर इसमें से कोई भी एक नंबर एंटर करता है तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और अगर इसमें से कोई गलत एंटर कर देता है, फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 एंटर कर दिया, 6 कर दिया, 0 कर दिया, तो फिर वो डायरेक्ट अदरवाइज पे जाएगा। तो वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, इंटर प्लीज इंटर वैलिड चॉइस। ठीक है। सो ये मल्टीपल चॉइस जैसे एमसीक्यूज होते हैं, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने, मैं अभी से बता रहा हूँ, हम लोगों ने कहीं पे इसको यूज नहीं करना अनटिल एंड अनलेस, हाँ इसका सूडो कोड आ सकता है उसको ट्रेसेबल बनाने को, या उसी को थ्योरी लिखने को आ सकती है, वो काम हम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें वो बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, केस ऑफ अदरवाइज वाई वी प्रेफर, ये इसका क्वेश्चन आ जाता है कि हम इसको यूज कब कर सकते हैं। और तो वो हमारे पास इसमें है सेवरल वैल्यूज ज्यादा, वी कैन यूज इट फॉर मल्टी चॉइस इजीली, इट इज मोर कम्पैक्ट देन लॉट ऑफ नेस्टेड इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स, या हमाद, क्या मारते नहीं होता इट इज मोर रीडेबल, इट इज मोर रीडेबल एंड कंसिडर टू बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके कुछ ऑप्शंस हैं, ये मतलब इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, मैं अभी से बता रहा हूं। ठीक है, ये कम्पैक्ट होता है, सेवरल वैल्यूज के लिए हम कर सकते हैं, रीडेबल ज्यादा होता है, एफिशिएंट भी ज्यादा होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये सिर्फ इंटीजर या करेक्टर वैल्यूज के लिए यूज होता है, इसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, लेस देन ग्रेटर देन वाला नहीं कर सकते, हमें ज्यादातर वही चाहिए होता है। तो इसलिए हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, इफ देन एल्स। बेटा यहाँ तो क्लियर है? अच्छा, ये नोट्स बेटा आप लोगों के पास है ना? मैं मैम से कहता हूँ आपको इसकी हार्ड कॉपी भी दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसको इसके डिफरेंसेस वगैरह कर लेना। ठीक है, इफ देन एल्स इफ के और केस ऑफ अदरवाइज के। और ये लूप स्ट्रक्चर ठीक बेटा, है सर। हम लूप स्ट्रक्चर हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, फॉर टू नेक्स्ट लूप हमने किया था, रिपीट अंटिल हमने किया था, और वाइल और डू वाइल भी किया था। ठीक है ओके सर, ठीक है सर। प्रैक्टिकली किए थे, लैब में किए थे हमने, इसके प्रोग्राम्स भी किए थे। ठीक है, सर लैब लैब में रहता है इसमें थोड़ी कम समझ क्या कह रहा हूँ क्या मैं ऐसे इसको इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और अभी कल जो है हम इंशाल्लाह, कल 2 लेसन होंगे हमारे, तो उसमें फिर हम ये वाले सूडो कोड इसके लिखेंगे, पहले हमने प्रोग्राम लिखे थे इसके, इसके हमने सूडो कोड लिखे थे। और ये हम कल क्लास में करेंगे, रिपीट अंटिल के सूडो कोड और वाइल के, इन सब के। ठीक है, तो ये आपकी है कि थोड़ी सी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे, इसके पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चले, ठीक है सर। ओके सर कल सर मिलते हैं। सर जी सर जी, कल सर सर कल रिजल्ट आना है इंग्लिश का सर दुआ करना सर अल्लाह रहम करेगा हम हाथ को छोड़ के सब पे। ओके सर अल्लाह हाफिज थैंक यू अल्लाह सर अल्लाह हाफिज, हाफिज थैंक यू सर अल्लाह थैंक यू हाफिज, सर थैंक ओके यू अल्लाह सर हाफिज, अल्लाह हाफिज थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज